सुप्रभात। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है भारतीय संस्कृति का विकास, अतीत एवं वर्तमान में सद्भाव। हमने पूर्व में भारतीय संस्कृति की विशेषताएं देखी थी, विविधता में एकता देखी और संस्कृति की विशेषताएं जब हमने देखी तब हमने हमारे भारत का भौगोलिक क्षेत्र को भी देखा कि किस तरह से हमारा भारत का भौगोलिक क्षेत्र इसको और भी विशेष बना रहा है। यहाँ हम हमारी संस्कृति के विकास को देखेंगे, अतीत और अभी वर्तमान के रूप में देखेंगे। और भारतीय संस्कृति का विकास विभिन्न ऐतिहासिक कालों में हुआ है, अतः संयुक्त भारतीय संस्कृति को समझने हेतु इसके ऐतिहासिक कालक्रम को हमें विभाजित करना या उसको समझना आवश्यक है और वह 4 कालक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राचीन भारत, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक था। दूसरा है मध्यकालीन भारत, जो कि 701 से 1750 ईस्वी तक। और तीसरा है आधुनिक भारत, 1751 से 1947 ईस्वी तक। और चौथा है समकालीन भारत, 1947 ईस्वी से आज तक। यह उपयुक्त काल विभाजन सर्वमान्य नहीं है। इन कालों के संबंध में वर्ग निर्धारण में विद्वानों के मध्य आपस में मतभेद रहा है, परंतु मोटे तौर पर यह विभाजन हमें इस वस्तु स्थिति को समझने में सहायता करता है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से ऐतिहासिक काल का तात्पर्य उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से है जो किसी विशेष समय अवधि के दौरान सामाजिक शक्तियों की गत्यात्मकता को प्रदर्शित करता है। पंच दिनकर ने उचित ही लिखा है, ऐतिहासिक कालों पर लिखना प्राचीन भारत के कालक्रम को अथवा भारत के साहित्य के कालक्रम को निर्धारित करने की तलाश नहीं है। किसी भी व्यवस्था में सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन अपने सामयिक तथा सीमा संबंधी पृष्ठभूमि में सांस्कृतिक लक्षणों एवं भाव ग्रंथियों के नए संरूपों के उद्भव द्वारा पैदा होते हैं, चाहे ऐसे उद्भवों को शोध व्यवस्था के अंदर से ही हो और चाहे किसी बाहरी संस्कृति के संपर्क से पैदा हुआ हो। अब हम सबसे पहले प्राचीन भारत को समझने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन भारत में क्या किस रूप में हो रहा था। प्राचीन भारत का इतिहास एक दीर्घकालीन सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को प्रकट करता है, जिसमें भारतीय समाज की मूल परंपराएं पूर्ण रूप से विकसित हो गई हैं। इस प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख उपलब्धियों को यदि हम देखें तो निम्न रूप में स्पष्ट की जा सकती हैं कि प्राचीन भारत का प्रारंभिक चरण सिंधु घाटी की सभ्यता से आरंभ होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई से एक विकसित नगर सभ्यता का पता चलता है। यद्यपि कुछ विद्वान इस बात का दावा करते हैं कि यह सभ्यता आर्य लोगों की सभ्यता थी, परंतु बहुमत यही मानता है कि यह आर्य पूर्व सभ्यता थी जो यहाँ के मूल निवासियों की थी, जिनका रंग श्याम वर्ण, कद छोटा, बाल घुंघराले, लंबी दाढ़ी, छोटी व चपटी नासिका एवं मोटे होठ थे। दूसरी बात अगर हम देखें तो प्राचीन भारतीय संस्कृति का अगला विकास चरण वैदिक संस्कृति का है, जो आर्यों से संबंधित रही है। इसका मूल आधार 4 वेद, आरण्यक, सूत्र व उपनिषद आदि हैं। वेदों में सबसे प्रथम और प्राचीन ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना है। इस वैदिक साहित्य से आर्यों की प्रारंभिक संस्कृति का पता चलता है। यहाँ भी यह स्मरण योग्य है कि आर्यों का प्रमुख प्रयास मूल संस्कृति के साथ समन्वय का रहा है। वे वस्तुतः पशुपालक थे। घोड़ों को उन्होंने पालतू बना लिया था। उनके घर लकड़ी के चौकोर बनते थे, जिनके ऊपर छप्पर डाला जाता था, और उनका प्रमुख मनोरंजन रथों की दौड़, संगीत, नृत्य, चौपड़ खेलना तथा मद्यपान था। वे मूलतः
न तो मूर्ति पूजक थे और न कोई मंदिर थे। तीसरी बात, वैदिक काल के चरमोत्कर्ष में हम महाकाव्यों की रचना पाते हैं। रामायण और महाभारत हिंदू समाज के आधारभूत ग्रंथ हैं। रामायण के नायक राम सामाजिक मर्यादाओं के उत्तम उदाहरण हैं, तो दूसरी ओर सीता स्त्री के आदर्शों का श्रेष्ठतम प्रतीक है। अखिल भारतीय स्तर पर हिंदुओं की सांस्कृतिक एकता के आधार पर रामायण एवं महाभारत ही हैं। चौथा, ईसा से 600 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत में एक और ऐतिहासिक मोड़ आया है। इस शताब्दी में गौतम बुद्ध एवं महावीर का जन्म हुआ, जिन्होंने क्रमशः बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की स्थापना की। भगवान बुद्ध ने मध्य मार्ग की स्थापना की थी और उन्होंने मध्य मार्ग की स्थापना की, जो कि अष्टमार्ग कहलाता है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि। महावीर ने कठोर तपस्या और अहिंसा पर आधारित जीवन शैली की प्रतिस्थापना की और इनके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति कठोर रत्नचर्य मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र पर चलकर ही संभव है। इस उद्देश्य के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य आवश्यक है। मौर्य समाज के संस्थापक चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्र की रचना की, जिससे पता चलता है कि भारत में एक उन्नत राजतंत्र और सामाजिक व्यवस्था अपने पूरे विकास पर पहुंच चुकी थी। नेक्स्ट, गुप्त साम्राज्य का काल भारत में स्वर्ण युग कहलाता है। इसी काल में स्मृतियों पुराणों, महाकाव्यों का संशोधन एवं संपादन हुआ। आज वे जिस रूप में मिलते हैं वे इसी युग की देन है। इस युग में वैज्ञानिक उपलब्धियां भी देखने को मिलती हैं। ये उपलब्धियां गणित, खगोल, चिकित्सा और रसायन जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से हुई हैं। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की एक और विशेषता उसका अन्य देशों से आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंध है। सुदूर अतीत में भी भारत के बहुत सारे दूसरे देशों के साथ संबंध सूत्र थे। सदियों के दौर में संबंध विकसित और पुष्ट होते चले गए। नेक्स्ट, प्राचीन भारत की उपलब्धियों के साथ साथ कुछ असफलताएं भी जुड़ी हुई हैं। जाति व्यवस्था कठोरतम होती चली गई। छुआछूत और पवित्रता अपवित्रता के विचार मानववादी मूल्यों पर हावी होते चले गए। शूद्रों की दशा निम्नतम हो गई। अधिकांश जनसंख्या गरीबी का जीवन बिताने लगी और कृषि जीवन निर्वाह का साधन मात्र रह गई। गुप्त साम्राज्य के बाद केंद्रीय राज शक्ति का ह्रास होता चला गया और सम्राट हर्ष के बाद तो सारा देश छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस तरह से दूसरी चीज हम लेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सामाजिक घटनाएं और सामाजिक प्रवृत्तियां निम्न रूप से प्रकट की जा सकती हैं। पहले 1711 ईस्वी में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई और भारत इस्लाम के संपर्क में आया, परंतु उसका प्रसार सफलतापूर्वक रोका जा सका। इसके पश्चात 1001 से लेकर 1026 ईस्वी के दौरान महमूद गजनवी के नेतृत्व में उत्तर भारत पर तुर्कों के आक्रमण हुए, जिसमें महमूद ने काठियावाड़ में सोमनाथ मंदिर, काशी में विश्वनाथ का मंदिर और मथुरा के मंदिरों को तोड़ा गया तथा विपुल धन लूटकर वापस लौटा गया। इस तरह से मुगल शासकों के लिए बार बार बाबर का निर्देश था कि उन्हें अपने को पहले शासक समझना चाहिए और बाद में मुसलमान। इस वंश का सबसे महान सम्राट अकबर हुआ, जिसने हिंदू व मुसलमान के समन्वय को आदर्श स्थापित किया। दूसरा, इस दौरान 1608 ईस्वी में इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापार में प्रवेश किया। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और फ्रांस का भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश हुआ। नेक्स्ट है, इतिहास की इन राजनीतिक घटनाओं ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया है और उसमें नए आयाम जोड़े हैं। इस्लामी संपर्क ने भारतीय समाज के दो बड़े संगठित धर्मों के सह अस्तित्व और सामंजस्य की प्रक्रिया को जन्म दिया। नेक्स्ट है, हिंदू धर्म की पारंपरिक कठोरता और बढ़ गई। वे अपनी जातिगत संरचना के अंतर्गत और सिकुड़ गए। ये शायद इस्लाम के आक्रामक व्यवहार के बचाव की कछुआ नीति का अनुकरण था। अनेक हिंदुओं ने व्यक्तिगत
और सामूहिक दोनों रूपों में धर्म परिवर्तन किया। नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र में हिंदू प्रतिरोध की प्रक्रिया का भी उदय हुआ, जो प्रारंभ में रणथंभौर में हमारी हमीर देव के नेतृत्व में शुरू हुई, फिर उसका केंद्र मेवाड़ के राणा हो गए। औरंगजेब का शासनकाल आते आते पंजाब में सिख, दिल्ली के आसपास जाट, बुंदेलखंड में बुंदेले, राजस्थान में मेवाड़ के सिसोदिया एवं मारवाड़ के राठौड़ और महाराष्ट्र के मराठे हिंदू प्रतिरोध के विकसित केंद्र बन गए। नेक्स्ट भारत में स्त्री की स्थिति में भी गिरावट आई, पर्दा प्रथा कठोरतम हो गई। मुसलमानों और हिंदू दोनों ही राजाओं ने रणवास में रानियों के झुंड रखने की प्रथा हो गई। सती प्रथा का प्रसार हुआ, यद्यपि मुगलों ने शुरू में इस प्रथा का प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट इस्लाम ने वेशभूषा, खान-पान व वास्तुकला को भी प्रभावित किया है। अन्य ललित कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकारी भी इस्लामी परंपरा से प्रभावित हुए हैं। नेक्स्ट है यहाँ यह भी स्मरणीय है कि मुस्लिम विजेता जहाँ सैनिकों के रूप में आए थे, इसलिए अधिकतर कृषि हिंदुओं के साथ हाथ में रही। इसी प्रकार अधिकारी तंत्र के निम्न स्तरों पर भी हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है जनसाधारण की आर्थिक स्थिति बदतर होती चली गई, सामंतशाही का उदय हुआ और कृषि अनार्थिक होती चली गई। व्यापारी वर्ग का विकास हुआ, शिक्षा धर्म केंद्रों में केंद्रित हो गई, पुरोहित वर्ग का मुसलमानों और हिंदुओं दोनों में ही प्रभाव पड़ता गया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन भारत का प्रारंभ इस्लाम के संपर्क से हुआ, परंतु इसका अंत पश्चिम के प्रभुत्व से आरंभ से वहाँ विकास के इस क्रम में भी भारत की आध्यात्मिक खोज की परंपरा निरंतर बनी रही। इसके जो दो और हमने काल विभाजन किया है, उसका हम अगले चैप्टर में, अगले हमारे लेक्चर में हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।